जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, स्लीपी क्लासेस की तरफ से वी विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। दिवाली के इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। दोस्तों, आज दिवाली के दिन पर एडिटोरियल एनालिसिस तो हम करेंगे। जो चाहे दिवाली हो, दशहरा हो, ईद हो, होली हो, तो हमारा काम है, हमने पढ़ना है। ठीक है, तो आज थोड़ा सा समय निकाल के हम एडिटोरियल एनालिसिस भी कर लेते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे 3 और 4 नवंबर के एडिटोरियल एनालिसिस। दोस्तों, कुछ 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू इन 2 दिनों में आए हैं। आई नो दिवाली है, तो ज्यादा समय आपका ना लेते हुए हम ये डिस्कशन शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, सिग्निफिकेंस कवरेज जो है ना एडिटोरियल्स की, अभी भी वो क्योंकि ग्लासगो में जो COP26 हुआ है, तो उसके चलते एक एनवायरनमेंट को लेके ये जो हमारे एम्बिशियस टारगेट्स हैं जो हमने टुवर्ड्स 2070 अनाउंस करे हैं, उसको लेके काफी कवरेज आई है। अभी एडिटोरियल्स में उसी की कवरेज चल रही है। तो हमने अभी मंडे को भी जो हमने ट्यूसडे को भी आर्टिकल्स डिस्कस किए थे, उसमें से काफी कवरेज COP26 को लेकर था। तो अभी विल कंटिन्यू डिस्कसिंग दैट बिकॉज यही आर्टिकल्स अभी फिलहाल आ रहे हैं। ठीक है, नाउ द फर्स्ट आर्टिकल इज द क्लाइमेट प्लेज. Now, the context is India's target of net zero by 2070. Now, to be very frank, everybody was taken by surprise when the Prime Minister announced at the Conference of Parties in Glasgow that हम इंडिया भी 2070 तक नेट जीरो के टुवर्ड्स एम करेंगे। बिकॉज ऐसी उम्मीद नहीं थी। बिकॉज देखिए, इस साल काफ़ी नेगोशिएशन किया गया, काफ़ी अमेरिका से अगर हम बात करें, जॉन केरी की बात करें, तो जॉन केरी जो कि US के स्पेशल एनवॉय हैं क्लाइमेट चेंज के, वो आए इंडिया इसी मुद्दे को बात करने के लिए। अप्रैल में वो आए थे, लेकिन तब इंडियन एस्टैब्लिशमेंट ने इतनी ज़्यादा इस बात को लेकर कमिटमेंट नहीं दिखाई दैट हम भी 2050 तक नेट जीरो के टुवर्ड्स, वी वांट टू मूव टुवर्ड्स नेट जीरो बाय 2070 and now we want to move by 2070, बट पहले 2050 की जो बात हो रही थी। So everybody was taken by surprise at the conference. So this is quite a bold decision. This is quite rather to say it's a very welcome decision which has come quite surprisingly, because we weren't expecting this decision to be announced. इसको लेके कुछ यहाँ पे प्रधानमंत्री ने बातें करी हैं। यहाँ पे पंच अमृत यानी कि 5 टारगेट सेट करे हैं टुवर्ड्स 2030। ठीक है, इन प्रोमिसेस में क्या आता है, जो पंच अमृत जो 5 प्रोमिसेस है, उसमें से पहली बात आती है नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी अप टू 500 गीगावाट। देखिए, काफी एम्बिशियस टारगेट्स हैं। ठीक है, अभी वैसे 2030 तक हमने बिफोर दिस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज तो हमने 450 गीगावाट्स का जो टारगेट है वो अनाउंस किया था। 2015 की बात करें, जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 थी, तब हमने लगभग 175 गीगावाट्स का टारगेट अनाउंस किया था कि 175 गीगावाट की जो रिन्यूएबल एनर्जी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, इतनी हम अचीव कर लेंगे। तो अगर देखा जाए तो हम पिछले 6-7 सालों से काफी एक्टिवली रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं। और अभी ये बताते खुशी भी हो रही है कि हमने जो अपनी इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, कहां एक जमाने में हम मेगावाट्स की बात करते थे, आज हम गीगावाट्स वाला लेवल अचीव कर चुके हैं। तो 100 गीगावाट से ज्यादा हम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अचीव कर चुके हैं। तो बहुत एम्बिशियस टारगेट है ये 500 गीगावाट का। सो दिस कम्स एज अ वेरी बिग सरप्राइज अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर एट द फोरम ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। सो इट विल बी, अब देखते हैं आने वाले टाइम में कि कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं। बिकॉज अभी तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो अभी तो हमारी 70% से ज्यादा जो कैपेसिटी है, जो डिपेंडेंसी भी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, वो कोल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले टाइम में कैसे इसको हम मीट कर पाएंगे इस टारगेट को। देन मीटिंग 50% एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, सो रिड्यूसिंग इमिशंस बाय 1 बिलियन टन्स एंड ब्रिंगिंग डाउन द इकोनॉमीज कार्बन इंटेंसिटी बिलो 45%। ऑल ऑफ दिस का टारगेट जो अचीव करने को कहा गया है, 2030 करा गया है। ठीक है, नाउ What was India's stand at the G20 summit at Rome? Because जैसे कि आप जानते हैं, अभी COP26 से पहले जस्ट 2 days बैक G20 समिट रोम में चल रहा था, इटली में चल रहा था। तो जो पीयूष गोयल हैं, पीयूष गोयल ने ये कहा था दैट इंडिया अभी, देखिए, अब G20 समिट और COP26 में एक दिन का ही फर्क था। तो G20 समिट में हमारा ये स्टैंड था, पीयूष गोयल ने ये कहा था दैट अभी देखिए, हम भी चाहते हैं कि वातावरण साफ हो, स्वच्छ हो, हम भी वी ऑल्सो वांट कि क्लीन एनर्जी हो, ग्रीन एनर्जी हो, क्लीन इलेक्ट्रिसिटी हो, हम इसके अगेंस्ट नहीं है। बट प्रिंसिपल स्टैंड इंडिया का ये था दैट लुक, वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, वी हैव आवर एस्पिरेशंस, वी हैव अ लॉट ऑफ पुअर पीपल, वी हैव नॉट येट reach those developmental levels as the other developed countries have. So we want to take our time. So don't throw this pressure on us that by 2050, चाहे जॉन केरी आ रहे हैं, चाहे बोरिस जॉनसन आ रहे हैं, चाहे जो बिडेन कह रहे हैं, that don't throw this pressure on us that look by 2050 इंडिया को भी नेट जीरो होना है। ठीक है, मान लिया कि हम 3rd लार्जेस्ट emitter ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज हैं, बट अगर आप पर कैपिटा
ग्रीन हाउस गैस एमिशन की बात करो तो हमारा जो एवरेज है वो ग्लोबल एवरेज से भी बहुत कम है। तो अब पीयूष गोयल ने ये कहा था दैट अभी वी कैन नॉट आइडेंटिफाई अ ईयर कि किस साल तक हम नेट जीरो अचीव कर सकते हैं, ठीक है। सो बिकॉज उनका ये कहना था, इंडिया का ये स्टार्ट था G20 पे, दैट जब तक डेवलप्ड कंट्रीज, जब तक वो कमिटेड नहीं है इंडिया को या और बाकी डेवलपिंग देशों को फंड्स ट्रांसफर करने के लिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए, क्लीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए, तब तक हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज जो कि हमने गरीबों की अपलिफ्टमेंट के लिए लगाने हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने के लिए लगाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाने, तो वो फंड्स अभी हम क्लीन टेक्नोलॉजीज में अभी इतना नहीं इन्वेस्ट कर सकते। तो आप यानी कि जो बड़े देश हैं जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं वो हमारी सहायता करें, तो हम कुछ आपको बता सकते हैं रोड मैप कि किस साल तक हम नेट जीरो अचीव कर पाएंगे। ना ये तो स्टैंड G20 पे था। और उसके अलावा इंडिया ने ये भी कहा था दैट रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, क्लीन एनर्जी की बात करते हैं, तो एक क्लीन एनर्जी का बहुत बड़ा जो सोर्स है वो है न्यूक्लियर एनर्जी। जो अगर हम न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी इन सिविलियन कैपेसिटी हेल्प्स इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो न्यूक्लियर एनर्जी के और भी बड़े कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि चलो न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने के लिए। लेकिन इंडिया का ये कहना था दैट हमारा न्यूक्लियर एनर्जी का जो प्रोग्राम है हमारी सिविलियन नीड्स के लिए, जब तक हमको आप मेंबर नहीं बनाते हैं न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप का, बिकॉज चाइना ने ब्लॉक किया हुआ है इंडिया की एंट्री को इन द NSG ग्रुप, तब तक हम न्यूक्लियर एनर्जी को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो कैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी बना पाएंगे, तो कैसे हम क्लीनर एनर्जी के टुवर्ड्स ट्रांजिट कर पाएंगे। तो आप बताइए कि किस, आप अब हमको कह रहे हैं दैट कमिट, तो कौन सा ऐसा साल हम आपको दें, कौन सा ऐसा टाइमलाइन आपको दें जब हम कह सकें दैट बाय दिस ईयर वी विल बी एबल टू शिफ्ट टुवर्ड्स नेट जीरो। तो ये G20 समिट पे इंडियन गवर्नमेंट का ये स्टैंड था, जो कि एक दिन बाद बदला। सो नरेंद्र मोदी ने कहा दैट लुक बाय 2070 वी विल अचीव नेट जीरो। दिस केम एज अ बिग सरप्राइज टू एवरीवन, ठीक है। नाउ will this ambition match reality? Now promising to reduce emissions by 1 billion tons, very ambitious targets by 2030। तो ये by 2030 1 billion tons की जो हम कार्बन डाइऑक्साइड emissions रिड्यूस कर देंगे, this would need a reduction in India's carbon output by a massive 22%। देखिए अभी भी 70% से ज्यादा हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो कोल से हो रही है। तो इतनी जल्दी, मतलब आने वाले 8-9 सालों में इतना हम ट्रांजिट कर पाएंगे कि इतनी हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रिड्यूस कर पाएं। आने वाले 8-9 सालों में क्या हम, बहुत कॉमन बात होगी कि सड़कों पे देखेंगे इलेक्ट्रिक गाड़ियां चल रही हैं। तो ये बहुत एम्बिशियस टारगेट है, तो ये बहुत देखने वाली बात होगी कि कैसे इस एम्बिशियस टारगेट को इंडिया मीट कर पाता है। इंडिया मीट्स अबाउट 12% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी नीड्स, ओनली 12% थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी। और इसका टारगेट दिया गया दैट अब बाय 2030 हम 50% रिन्यूएबल एनर्जी को अपनी जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स है बाय रिन्यूएबल एनर्जी हम 50% अचीव कर लेंगे बाय 2030। तो दिस इज अगेन अ वेरी एम्बिशियस टारगेट। इंडिया अगर ये सब हो जाता है तो वेरी गुड, that's a round of applause to India। but अगर ये हो जाता है तो India can become a global beacon in fighting climate change and ensuring sustainable development, thereby inspiring many developing countries। When it comes to climate change, countries must remember कि यहाँ पे कोई रेस नहीं है, कंपटीशन नहीं है, सबको कोऑपरेट करना है, सहयोग करना है। तो अपने जो राजनीतिक डिफरेंसेस हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, बाउंड्री डिफरेंसेस हैं, इंडिया चाइना हो, इंडिया पाकिस्तान हो, ठीक है, चाहे यूएस रशिया हो, तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज एक ऐसा फोरम है जिसने सबको यूनाइट करा है। और क्लाइमेट इज समथिंग जिसके लिए सभी चिंतित हैं, एवरीबडी इज वरीड। मतलब अनप्रेडिक्टेबल ये ड्रॉट्स आ जाते हैं, साइक्लोन्स आ जाते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, तो दिस इज समथिंग विच इज इंपैक्टिंग ऑल। तो यहाँ पे वाकई में सबका साथ और सबका विकास की जरूरत है ग्लोबल लेवल में, कि सबके सहयोग की बहुत जरूरत है, नॉट अ कंपटीशन कि भी कौन पहले अचीव कर रहा है कौन नहीं, ठीक है। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे एक आपके सामने फिगर शीट है। सो वी नीड 5600 गीगावाट सोलर कैपेसिटी, ताकि हम कल को ये कह सके दैट देयर इज नो मिनिस्ट्री ऑफ कोल प्रेजेंट इन इंडिया। तो बाय 2070 अगर हमने नेट जीरो होना है तो सबसे बड़ा हमारा जो टारगेट रहेगा वो हमारी जो कोल यूजेज है। तो चाहे हम कोल इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे कोल हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बिजली को जनरेट करने के लिए, तो कोल के ऊपर हमको डिपेंडेंसी बिल्कुल 0% रखनी पड़ेगी। अब इसके लिए मतलब कि हमको रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो सोलर एनर्जी इज वन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो उसके लिए हमको कितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, यानी कि अभी तो हमने 500 गीगावाट का टारगेट रखे है 2030 तक का, बट अगर हमको 2070 तक नेट जीरो होना है तो हमको कम से कम 5600 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल करनी पड़ेगी और बिल्कुल कोल को फेज आउट कर देना पड़ेगा। इसका जो इकोनॉमिक कॉस्ट है फॉर द नेट जीरो 2070 ट्रांजिशन वुड बी ओवर $13,000 बिलियन।
ठीक है, तो बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। वी ऑल वांट कि हम क्लीनर सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस कर सकें। दैट इज समथिंग विच इज वेरी रिमार्केबल, बट दिस इज वेरी वेरी एम्बिशियस, रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फंडिंग, लॉट ऑफ एम्बिशन इन्वॉल्व्ड ओवर हियर। सो इट विल बी सीन इन द टाइम्स टू कम कि कैसे हम इसको मीट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। चलिए अगला आर्टिकल, ये अगेन इससे रिलेटेड ही है, CUP 26 से, फॉर अ क्लाइमेट ऑफ कोऑपरेशन, रिटन बाय द प्रिंस ऑफ वेल्स। सो नेटफ्लिक्स की जो सीरीज है द क्राउन, उसमें क्राउन में आपने देखा होगा इनको। तो एक क्वीन एलिजाबेथ के बेटे हैं द प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंसेस डायना के हस्बैंड। सो अब ये इन्होंने भी एक आर्टिकल लिखा है जो इंडियन एक्सप्रेस में कल आया था। सो कंटेक्स्ट इज ग्रीन रिकवरी इज नॉट ओनली गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ सरकार की, कोई भी सरकार हो, भारतीय सरकार हो, यूके की सरकार हो, अमेरिका की सरकार हो, किसी मर्जी देश की सरकार हो, सिर्फ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हमने ये नेट जीरो अचीव करना है या हमने एक स्वच्छ वातावरण देखना है, क्लीन एनवायरनमेंट देखना है, सस्टेनेबल ग्रोथ। तो यहाँ पे जो सहयोग है, अगर हम सबका साथ सबके विकास की बात करें, तो यहाँ पे जो सहयोग है, कोऑपरेशन है, वो प्राइवेट सेक्टर का भी है, लोगों का भी है, बच्चों का भी है, यंगस्टर्स का भी है, सबका है। ठीक है, एवरीवन अलाइक, बिकॉज क्लाइमेट चेंज किसी को स्पेयर नहीं करेगा। ठीक है, क्लाइमेट चेंज है वो किसी का धर्म, किसी की जात, किसी को नहीं देखता। क्लाइमेट चेंज जो है, अगर फ्लड्स आ रहे हैं, बाढ़ आ रहे हैं, अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो सबको इंपैक्ट करेगा। तो इसके चलते प्रिंस वेल्स ने एक एस्टैब्लिश किया था सस्टेनेबल मार्केट्स इनिशिएटिव, जिसमें लगभग 300 से ज्यादा जो वर्ल्ड के टॉप CEOs हैं फ्रॉम एवरी सेक्टर ऑफ द बिजनेस, दे आर इन्वॉल्व्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। नाउ अकॉर्डिंग टू हिम, इफ वी आर टू मीट, अगर हमने टारगेट मीट करना है, वैसे तो फ्रैंकली स्पीकिंग ये टारगेट मीट नहीं हो पाएगा अभी जितना मर्जी कोशिश कर लें, बिकॉज IPCC की जो हमारी रिपोर्ट आई है, 6th असेसमेंट रिपोर्ट, उसने बहुत कैटेगोरिकली कहा दैट अब देखिए अगर आप 2050 तक भी नेट जीरो हो जाइए, तभी भी आपकी कोशिशें इतनी कामयाब नहीं हो पाएंगी दैट बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी कि हम अपने ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को 2 डिग्रीज या 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कंट्रोल कर पाए। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू हिम, अगर हम चाहते हैं दैट बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी दैट वी लिमिट द ग्लोबल इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर बाय बिलो 1.5 डिग्रीज और बिलो 2 डिग्रीज सेल्सियस, वी नीड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ये सिर्फ सरकार तो नहीं जनरेट कर सकती है। सरकार के पास, देखो सरकार के पास चाहे जो भी सरकार हो, ठीक है, उनकी अपनी सोशल वेलफेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। तो कॉर्पोरेट्स की भी पार्टिसिपेशन बहुत इंपेरेटिव है। प्राइवेट, इसमें भी आफ्टर ऑल पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। As of now, even though the private sector is willing, okay, many private sectors companies, many big companies, many global corporations have committed that okay, we want to reduce greenhouse gas emissions. ठीक है, we all want a clean environment. But they are apprehensive of the government's strong institutional support, because like in every government, whether it's India, whether it's UK, the bureaucracy works very slow. So they want to work very proactively. The corporate sector is saying that look, we are ready to participate and work very proactively, but we need commitment from the government also. Now, multilateral development banks have a very critical role to play in creating this enabling environment. So see, पहले एक टाइम था वर्ल्ड बैंक, IMF की बहुत बातें की जाती थी, बड़े तरह के मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स आ चुके हैं। ब्रिक्स बैंक की बात करें, AIIB की बात करें, ADB की बात करें, तो रीजनल जो मल्टीलेटरल बैंक्स बन रहे हैं, बिकॉज देखिए फंडिंग तो, पैसा तो जहां से भी उतना कम लगता है ना। तो अब इस काम के लिए तो पैसे बहुत चाहिए, लाखों करोड़ों में चाहिए पैसे। अब सिर्फ कहो कि वर्ल्ड बैंक सिर्फ लोन्स प्रोवाइड कर देगा या IMF कोई लोन्स प्रोवाइड कर देगा, उससे बात नहीं बनने वाली है। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स जो कि रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। So solutions at scale seem possible if there is a closer participation between the sarkar, the governments, the main multilateral banks, including World Bank and IMF, but other multilateral banks also, and the private sector and its investor. ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल है वॉकिंग द ग्लासगो टॉक। नाउ दिस आर्टिकल ये आज आया है इंडियन एक्सप्रेस में, बिकॉज अगेन ग्लासगो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को लेके अभी बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो काफ़ी ये चर्चा रही है, न्यूज़ में भी काफ़ी इसको लेके कवरेज हुई है। आई एम श्योर मेंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशंस में क्लाइमेट चेंज हैज़ बिकम अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ एनी conference, of any treaty, of any kind of a negotiation between two countries also. So climate change has become a very integral part of diplomacy. So very, very important. Please follow this coverage and follow these articles very, very closely. Context. Suggestions to meet the ambitions set by India at Glasgow. Now, as I said, very ambitious target set. ये जो पंच अमृत की बात करें, जो 5 गाइडलाइंस, 5 ऑब्जेक्टिव्स प्रधानमंत्री ने जो सेट करे हैं बाय 2030, तो ये बहुत एम्बिशियस टारगेट्स है और इसको मीट करने के लिए बहुत अभी चैलेंजिंग सिचुएशन है दैट हाउ विल बी एबल टू मीट ऑल दीज थिंग्स। बट नेवरदलेस अगर चैलेंज है तो उसको अचीव भी करेंगे, कोशिश करेंगे। अगर प्रधानमंत्री ने टारगेट रखे, कुछ ना कुछ सोच के रखा होगा, है ना।
So towards net zero by 2070 there's a target to increase clean energy capacity by 500 gigawatt by 2030. अभी इनके हिसाब से it's under 100 gigawatt, though technically it's more than 100 gigawatt installed renewable energy capacity, but any which ways, I mean, still 5 times, more than 4 times is the capacity which we have to achieve by 2030. उसके बाद द एम इज टू हैव सोलर, विंड एंड अदर रिन्यूएबल्स. न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें वो भी जरूरी है, तो याद करिए अभी हमने पिछले आर्टिकल में डिस्कस किया था कि अगर हमको न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स का अगर एक्सेस मिल जाता है तो हम न्यूक्लियर एनर्जी का भी एक्सेस ले सकेंगे फॉर सिविलियन पर्पसेस, फॉर पीसफुल पर्पसेस. ठीक है. सो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो टारगेट्स हैं, सो ओवर मोर देन 50% ऑफ द इंडिया इलेक्ट्रिसिटी नीड्स विल बी मीटेड थ्रू रिन्यूएबल रिसोर्सेज बाय 2030. अगेन वेरी एम्बिशियस टारगेट. ठीक है. अगर अभी हम बात करें तो अभी जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वो लगभग 10 से 12% है. तो अगेन वेरी एम्बिशियस टारगेट, 5 टाइम्स ज्यादा इसको अचीव करना है बाय 2030. तो अगर ऐसा हो जाता है बाय 2030, this would mean that adding nearly twice what the European Union has achieved in 2020. Most of the countries in European Union are from the developed world, not from the developing world. So this will be a very big achievement if we are able to achieve such a victory, achieve such a feat. India also wants to cut the carbon intensity of its economy by 45% by 2030 against a 2005 baseline. So chalo, this is also good. Now what is surprising is, and what is more concerning is that 5 में से 4 इंडियंस, सो every 4 out of 5 Indians they live in climate vulnerable districts according to a recently released study by Council on Energy, Environment and Water. तो क्लाइमेट चेंज के चलते जो वल्नरेबिलिटी है तो देश भर में, तो दुनिया भर में सबको है ही है, बट इंडिया की बात करें सो वी हैव अ लार्ज कोस्ट लाइन ऑल्सो. ठीक है. बे ऑफ बंगाल की बात करें, अरेबियन सी की बात करें, यहाँ पे तो बहुत कॉमन फिनोमेना हो चुका है कि यहाँ पे हर साल 1 नहीं 2 नहीं 3 साइक्लोन्स आते हैं. ठीक है. तो हमारी जो वल्नरेबिलिटी है, खास करके गरीबों की बात करें जो लो लाइंग एरियाज में रहते हैं, कोस्टल एरियाज में रहते हैं, तो वहाँ पे उनकी वल्नरेबिलिटी बहुत बढ़ गई है. और आने जो पिछले कुछ सालों में हम जैसा पैटर्न देख रहे हैं, तो ये बहुत चिंता की बात है कि आने वाले समय में, आने वाले टाइम में ये वल्नरेबिलिटी और ज्यादा इंक्रीज होगी. ठीक है. तो इसके साथ साथ हमको क्लाइमेट रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी एम्फसाइज करना बहुत जरूरी है. तो सजेशंस की यहां पे बात करें, व्हाट आर द सजेशंस फॉर इंडिया इन अचीविंग दीज गोल्स? नाउ इंडिया मस्ट कंबाइन इमिशंस रिडक्शंस विद क्लाइमेट अडैप्टेशन सो दैट वी कैन इंश्योर एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर पीपल एंड नेचर. उसके बाद स्ट्रेंथनिंग अ सूट ऑफ सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स. अब ये अगर हमको पता है कि 4 में से 5 इंडियंस जो हैं, दैट एवरी 4 out of 5 इंडियंस आर वल्नरेबल टू दीज the climate change induced disasters, so which is obviously human induced, the climate change is obviously because of human induced things. So इसके चलते हमको सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स बनाने, टारगेटेड प्रोग्राम्स ऐसे बनाने, जैसे कोस्टल एरियाज की बात करें, खास करके जो लोग रहते हैं अराउंड द कोस्टल एरियाज ऑफ बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, तो एक टारगेटेड एफिशिएंट सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स बनाने बहुत जरूरी हैं, खास करके इन लाइट ऑफ द डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड स्पेशली विद स्पेशल एम्फेसिस टू द रूरल पॉपुलेशन. ठीक है. बिकॉज कोरोना आए, महामारी आए, साइक्लोन्स आए, कोई भी मर्जी बीमारी आए, कुछ भी ऐसा कोई कहर हो, तो सबसे पहले गरीब मरता है, सबसे पहले गरीब के पेट पे लात पड़ती है. तो उसको मद्देनजर रखते हमको इस तरह के एफिशिएंट प्रोग्राम्स बनाने भी जरूरी है. इंडिया मस्ट रिवर्स द ट्रेंड ऑफ डाइल्यूटिंग एनवायरमेंटल लॉस. देखिए अब डेवलपमेंट तो हम सब चाहते हैं, स्मार्ट सिटीज, अर्बनाइजेशन, बुलेट ट्रेन्स, ये सब हम चाहते हैं. चलो हो ऑब्वियसली बात है कि आने वाले 15-20 सालों में कि हम देखें दैट इंडिया सच में इतना बदल गया है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस हो गए हैं. ठीक है. इतने सारे शहर बन गए हैं, वो सब ठीक है, लेकिन विदाउट इम्पैक्टिंग नेचर, तो जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं, तो यानी कि एनवायरनमेंट के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना करते हुए, ज़्यादा पेड़ पौधे अगर हम काटेंगे और इतनी अगर हम सड़कें बनाएंगे, शहर बनाएंगे, मॉल्स बनाएंगे, है ना, तो इसके चलते देखिए वातावरण में डिस्टर्बेंस आएगा, इकोलॉजी में जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगा, चाहे एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, चाहे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो. ठीक है. तो इसके चलते हम डेवलपमेंटल नीड्स विदाउट डाइल्यूटिंग द एनवायरमेंटल लॉज, जो रेगुलेशंस एस्टैब्लिश्ड, एंड विदाउट डाइल्यूटिंग द नेचर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम इसके चलते सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें. So India's deep spiritual bond with nature must be enshrined alongside technological solutions to combat the climate crisis. तो देखिए हमारी सभ्यता की बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, आपने एंशिएंट हिस्ट्री में सब बातें पढ़ी हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन. तो हमारी तो देखिए इंसानियत की जो सभ्यता है, अगर इंसान की बात करें, हमारी तो सभ्यता ही नदी के किनारे से शुरू हुई है. इंडिया की बात करें, अगर हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात करें, सुमेरियन सिविलाइजेशन की बात करें, तो कुदरत के साथ इंसान का जो रिश्ता है वो बहुत गहरा है और बहुत पुराना है.
तो नेचर के ऊपर, कुदरत के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी पहले भी थी, हजारों साल पहले, आज भी है। तो उस संतुलन को, उस बैलेंस को हम ना बिगाड़े ज्यादा, ठीक है, उस बैलेंस को मेंटेन करके रखें, तो वो बहुत जरूरी है। Alongside sustainable development, alongside more urbanization, alongside more smart cities, and alongside achieving these targets towards 2070, because let's not forget, we are still a country of many poor people. We have still not reached that levels of development. So हमको अगर कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस अभी तो हमारे बढ़ेंगे भी, बिकॉज अगर हमने डेवलपमेंटल नीड्स अपनी अगर हमने पूरी करनी है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो होगी, और बट ये सब के चलते हमारे ऊपर जिम्मेवारी दो तरह की है। पहली जिम्मेवारी कि अब हमको और ज्यादा जिम्मेवारी के साथ डेवलपमेंट करनी, ताकि हम नेट जीरो भी अचीव कर सके, और साथ के साथ हम नेचर का जो बैलेंस है वो भी ज्यादा ना बिगाड़ें, ठीक है। उसके बाद सीजिंग द डीकार्बनाइजेशन अपॉर्चुनिटी, दिस इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज दिस विल ऑब्वियसली एंश्योर अ लॉट ऑफ सक्सेस टू मेनी लोकल कंपनीज अगर वो डीकार्बनाइज्ड स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं। Also, this will find competitive advantage in other markets pursuing green growth. जैसे आप जानते हैं यूरोपियन यूनियन की जो पॉलिसी है फिट फॉर 55, तो उसके चलते यूरोपियन यूनियन ने भी काफ़ी आने वाले 4 सालों में 2026 के बाद बैन लगाना शुरू कर देना है इन टर्म्स ऑफ इंपोर्टिंग दोज प्रोडक्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज जहां पे वो प्रोडक्ट्स बहुत हाई कार्बन इंटेंसिटी कंज्यूम करते हैं। तो यूरोपियन यूनियन की वो जो पॉलिसी है फिट फॉर 55, तो दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू प्रमोट क्लीन एनर्जी, दे आर ट्राइंग टू इंकरेज एन एटमोस्फेयर अमंग्स द एंटरप्रेन्योर्स, अमंग्स द बिजनेसमैन, जहां पे जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होंगे यूरोपियन यूनियन में वो ज्यादा हाई कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स ना हो। तो अगर ऐसी टेक्नोलॉजीज का अगर हमको भी मौका मिलता है एक्सेस करने का, लो कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स बनाने का, तो उससे हम कंपीट भी करेंगे विद द मार्केट्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन एंड the American markets as well. So this is a good opportunity for everyone, for the entrepreneurs living in India. चलिए अगला आर्टिकल है ये हिंदू में आया था कल, ट्रेड एंड क्लाइमेट, द पिवट फॉर इंडिया, फॉर द पिवट फॉर इंडिया एंड यूएस टाइज, द कंटेक्स्ट इज द इंडिया यूएसए रिलेशंस, राइट। देखिए अब इंडिया यूएसए के रिलेशंस की बात करें तो वी हैव कम अ लॉन्ग वे। इंडिया यूएस के रिलेशंस सिंस कोल्ड वॉर के टाइम पे और थे, क्योंकि हम नॉन अलाइंड थे, ठीक है। 1962 की लड़ाई हुई, 1971 की, 1965 की लड़ाई हुई, 1971 की लड़ाई हुई हमारी पाकिस्तान के साथ। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम वी हैव सीन कि हमारी एंगेजमेंट यूएस के साथ बहुत डिफरेंट थी। कभी हम प्रो यूएसएसआर थे, कभी हम प्रो यूएसए थे, ऑल्दो हम नॉन अलाइंड थे जरूर, ठीक है। नॉन अलाइंड मूवमेंट के चलते बहुत हम कैटेगोरिकली क्लियर थे दैट हम ना हम ज़्यादा एक्सट्रीम स्टैंड यूएसए का लेंगे, ना हम ज़्यादा एक्सट्रीम स्टैंड यूएसएसआर का लेंगे, हम अपना इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखना चाहेंगे। चलो ये तो प्री 1991 की बातें हैं। 1991 के बाद हम देखते हैं कि हमारी जो एंगेजमेंट है यूएसए के साथ वो और ज़्यादा डीपर और स्ट्रेटेजिक होनी शुरू हो जाती है सिंस द डिक्लाइन ऑफ यूएसएसआर, ठीक है। तो ये तो ब्रीफ बैकग्राउंड हो गया। तो हमारे जो रिश्ते हैं पिछले 30 सालों की बात करें, सक्सेसिव प्राइम मिनिस्टर्स राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ नरसिम्हा राव to the time of Atal Bihari Vajpayee, Dr. Manmohan Singh, Narendra Modi, and successive presidents of the USA right from the time of Bill Clinton, George Bush, Barack Obama, Trump and Joe Biden। तो हमारी engagement 30 सालों में बहुत ज़्यादा deeper और strategic होती आ रही है। बट क्या वाकई में हमारे रिलेशन स्ट्रेटेजिक हैं? क्या सिर्फ हमको अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बनाने के लिए सिर्फ एक चाइना और इंडो पैसिफिक ही है हमारे पास कि हम कह सके दैट लुक, बिकॉज हमारा कॉमन जो टारगेट है या जो हमारा कॉमन एनिमी है वो चाइना है और हमारा कंसर्न इंडो पैसिफिक है, तो क्या सिर्फ चाइना एक यार्डस्टिक है जिससे इंडिया और यूएसए अपने रिलेशंस और स्ट्रेटेजिक बना सकते हैं? नहीं। इसके अलावा आज के टाइम की अगर हम बात करें तो ट्रेड और क्लाइमेट चेंज दो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सिग्निफिकेंट ऐसे यार्डस्टिक्स हैं जिसके चलते हम अपना जो रिलेशन है और ज्यादा स्ट्रेटेजिक बना सकते हैं, ठीक है ना। रोड ब्लॉक्स, देखिए रोड ब्लॉक्स तो कई सारी हैं टू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, बट यहां पे इस आर्टिकल में जो कुछ बातें मेंशन्ड है स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ अगर हमने स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बनाने हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ डीपर इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेड एंड क्लाइमेट चेंज। देखिए ट्रेड को लेकर तो बहुत एम्बिशियस बातें करी गई हैं। देखिए बैरक ओबामा 2015 में जब इंडिया आए तो उन्होंने कहा था दैट मैं चाहता हूं कि हमारे जो ट्रेड रिलेशंस हैं अभी इट इज लेस देन $100 बिलियन जो हम ट्रेड कर रहे हैं, आई वांट कि ये जो ट्रेड हमारा जो रिलेशन है दैट इज मोर देन $500 बिलियन। तो ठीक है, वो सब बातें सही हैं। आफ्टर ऑल हमने ये भी देखना है कि हम अगर ट्रेड अपना ज़्यादा एंगेज कर रहे हैं यूएसए के साथ, ज़्यादा डीपन कर रहे हैं, तो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हर्टिंग आर इंडिजिनस प्रोड्यूसर्स, ठीक है। बट इसके चलते ट्रेड के साथ साथ अब क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट चेंज एक और डायमेंशन है जो कि आज के टाइम पे ऐड हो चुका है और कैसे ये स्ट्रेटेजिकनेस और डेवलप हो सकती है, ठीक है। नाउ failure of the USA and India to articulate a shared vision for comprehensive trade relationship raises doubts about their seriousness, ठीक है। अब इस तरह की अगर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज जो डोनाल्ड ट्रंप कहते थे अमेरिका फर्स्ट, ठीक है, या अगर हम आत्मनिर्भरता की बात करें तो इस तरह की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज जो हैं दे आर नॉट रियली गुड फॉर इंटीग्रेशन और हैविंग स्ट्रेटेजिक रिलेशन नॉट ओनली विद अमेरिका बट विद एनी अदर कंट्री, ठीक है। वी नीड टू बी वेरी ओपन, वी लिविंग इन अ मार्केट इकोनॉमी, यू कांट टॉक अबाउट
प्रोटेक्शनिस्ट आफ्टर ऑल अमेरिका ने ये जो पार्ट है ग्लोबलाइजेशन का 1991 में सबको पढ़ाया, और आज जब अमेरिका को लग रहा है कि भी ग्लोबलाइजेशन बहुत बढ़ चुका है और अमेरिकन इंडस्ट्रीज खतरे में है, अमेरिकन वर्कर्स की जॉब जा रही, तो आज आपको अमेरिका फर्स्ट, तो ये सब बातें इज नॉट गुड। ग्लोबलाइजेशन की तो अभी सिग्निफिकेंस है ही है, तो इसके चलते ये जो पॉलिसीज हैं प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज, दे ऑब्स्ट्रक्ट और दे शैल बी से फॉर्म अ रोड ब्लॉक टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, अब इसके चलते देखिए एक और बात आती है, जैसे आपको पता होगा इंडिया और यूएसए का जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में भी एक डिस्प्यूट था सोलर पैनल्स को लेके, है ना। तो अब देखिए, अब अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी चाहते हैं, देखिए अब इसमें पैराडॉक्स देखिए, इसमें वो थोड़ा हिपोक्रेसी की बात आ जाती है ना, कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो वो इसमें हिपोक्रेसी की क्या बात आ जाती है कि अब अगर इंडिया सोलर एनर्जी अगर ज़्यादा इंस्टॉल करना चाहता है, सोलर अगर रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंडेंस बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको सोलर पैनल्स चाहिए। अब सोलर पैनल्स अगर हम चाइना से इंपोर्ट करते रहेंगे तो ऑब्वियसली वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी बहुत ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ। तो अगर हम यहाँ पे इंडिया में जो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स हैं, अगर अब उनको थोड़ी सब्सिडी देते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम 30% सब्सिडी देते हैं, यदि आप सोलर पैनल बनाइए आपको हम सब्सिडी देंगे कि जो सरकार आपको सब्सिडी देगी, तो इससे अमेरिका को क्या प्रॉब्लम है? अमेरिका कहता है कि आप हमसे सोलर पैनल्स इंपोर्ट करिए, और जो हमारे सोलर पैनल्स अगर आप अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे उसको भी नेशनल ट्रीटमेंट दीजिए। अब इसके चलते इंडिया और यूएसए की वैसे तो स्ट्रेटेजिक बातें भी बहुत होती हैं, क्वाड है, इंडो पैसिफिक है, बट WTO पे इनकी लड़ाइयां भी बहुत होती हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, तो अगर इंडिया ने अगर इतने एम्बिशियस टारगेट्स मीट करने हैं तो सोलर पैनल्स बनाने की हमको आज़ादी होनी चाहिए ना। अगर हम अपने यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को दे रहे हैं सब्सिडी, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो यूएसए को इससे प्रॉब्लम है कि भी आप हमसे नहीं मंगवाएंगे सोलर पैनल्स, आप अपने यहाँ पे खुद इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर करेंगे। इन दोनों की लड़ाई में फायदा किसका होता है? चाइना का हो जाता है। तो चाइना जो है, चाइना यहाँ पे ऑब्वियसली और अपने जो एक्सपोर्ट्स है वो यहाँ पे डंप करी जा रहा है इंडिया में, चाहे सोलर पैनल्स ही क्यों ना हो। और ये फैक्ट की बात है कि जो सोलर पैनल्स चाइना में बनते हैं वो इंडिया और यूएसए दोनों से सस्ते होते हैं। तो अब ये सब अगर बातें बीच में आ रही हैं, इस तरह के डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, तो ना तो आपका ट्रेड एंगेज हो पाएगा, ना आपका ट्रेड स्ट्रेटेजिक बन पाएगा, ना ही ये सब बातें नेट जीरो, क्लाइमेट चेंज, ना ही ये सब बातें कहीं ऐड हो पाएंगी। तो इनसे सब उठना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक और सजेशन दिया गया दैट द टू कंट्रीज शुड ऑल्सो चार्ट अ पाथ that allows the trade to flow for transitional energy sources such as फ्यूल एथेनॉल। तो आप जानते हैं जैसे हमारी पॉलिसी भी अनाउंस की गई थी कि हम पेट्रोल में 20% 20% इथेनॉल ब्लेंड करेंगे। तो अगेन दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू क्लीनर रिसोर्सेज, ग्रीनर रिसोर्सेज। तो इसके चलते भी काफी कोऑपरेशन दिखा सकते हैं इंडिया और यूएसए। तो ऐसे देखिए, मतलब चाइना के अलावा और भी बड़े मुद्दे हैं जिसपे इंडिया और यूएसए इकट्ठे बहुत कोऑपरेशन दिखा सकते हैं। बट सवाल ये है कि अपनी ईगो से निकलना पड़ेगा। अपनी ये जो ऐसे रोड ब्लॉक्स जो बनाए हुए हैं, जो ऑब्स्टिकल्स बनाए हुए हैं, तो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस में जो मैच्योरिटी इन्वॉल्व है वो भी बहुत जरूरी है बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। ठीक है, आफ्टर ऑल देखिए, चाहे जितना मर्जी स्ट्रेटेजिक हो जाए, इंडिया यूएसए के मुकाबले, यूएसए से कंपैरिजन आज के टाइम पे नहीं कर सकता। हम इतने डेवलप्ड नहीं है जितना यूएसए है। तो थोड़ी मैच्योरिटी अगर यूएसए दिखाए, अगर वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे इंडिया और इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज को, थोड़ा अगर अपने एक्सपोर्ट पॉलिसीज में, इंपोर्ट पॉलिसीज में थोड़ा रिलैक्सेशन करे विज़ अवी इंडिया, अगर हम ग्रीन गुड्स या ऐसे प्रोडक्ट्स अगर हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं अपने मैन्युफैक्चरर्स को, सब्सिडाइज कर रहे हैं, तो उससे यूएसए को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए, अगला आर्टिकल है, ये आज आया है, सुहासिनी हैदर ने लिखा है, बहुत अच्छा लिखती हैं ये, इंटरनेशनल रिलेशंस के बहुत जाने माने ये कॉलमनिस्ट हैं। बैटलिंग फॉर वन साउथ एशिया मेक्स मोर सेंस। अब देखिए, प्रधानमंत्री ने अनाउंस तो कर दिया कि बाय 2070 हम नेट जीरो हो जाएंगे, बट यहां पे देखिए नेट जीरो इंडिया का होना एक तरफ है, लेकिन हम अगेन देखिए, इंडिया इज अ वेरी लार्ज कंट्री इन द होल सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री भी है पूरे सब कॉन्टिनेंट में। एक स्टेबल डेमोक्रेसी इंडिया में रही है 70-75 सालों से। अगर हम आसपास देखें तो वी हैव अ वेरी वोलेटाइल नेबरहुड। चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, म्यांमार की बात करें, तो हमारी जो साउथ एशियन पॉलिसी है वो भी इतनी ज़्यादा आज के टाइम पे फ्रूटफुल नहीं है। तो यहाँ पे ये कहा गया दैट देखिए, ये तो ठीक है कि इंडिया अचीव करे अपना टारगेट, बट साउथ एशिया को साथ में लेके चलना, यानी कि हमारे पड़ोसी देशों को भी साथ में लेके चलना, बिकॉज इंडिया इज अ वेरी लार्ज कंट्री। ठीक है, इतनी आबादी है तो ऑब्वियसली इंडिया के ऊपर लुक अपॉन करती हैं ये सारी छोटी कंट्रीज। ठीक है, तो अब वाइल अनाउंसिंग these targets towards 2030 or shall we say the पंच अमृत, यहाँ पे what was missing was any reference to India's own region. See, India cannot think of becoming a superpower. India cannot become that country of the Asia, और India cannot think that this is the Asian century till the time हमारे जो साथ के पड़ोसी देश हैं उनको भी हम साथ में लेके डेवलपमेंट ओरिएंटेड हम अप्रोच ना रखें। तो वो बहुत जरूरी है। ठीक है, वो बहुत बहुत जरूरी है। तो इंडियाज फाइट टू क्लाइमेट चेंज इज ऑफ नो यूज टिल द टाइम, अगर हम आसपास की बात करें, अपने पड़ोसी देशों की बात करें, जब तक उनके पास भी ऐसी टेक्नोलॉजीज, ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि वो भी इस गंभीर समस्या के साथ लड़ सके।
साउथ एशिया की बात करें तो अगर इट्स अ वेरी कोहेसिव ज्योग्राफिकल यूनिट, सो सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, देखिए पार्टीशन से पहले तो सब एक ही थे, है ना। So it is a very cohesive geographical unit that is sheltered by Himalayas in the north and fed by its many glaciers। तो चाहे इंडस की बात करें, गंगा की बात करें, सो इसके जो रिसोर्सेज हैं, जो सोर्स है इंडस का, गंगा का, वो ग्लेशियर्स हैं जो हिमालयस में हैं। और ये जो सारी नदियां हैं, इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, दे फॉल इनटू द इंडियन ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एटसेट्रा। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस ईयर्स ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, India and Afghanistan are among the top 10 countries worldwide in terms of vulnerability। तो अफगानिस्तान में अपार्ट फ्रॉम द इश्यूज व्हिच इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ तालिबान फॉर्मिंग द गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, उसके अलावा और भी ऐसे बहुत मुद्दे हैं जहां पे जो अफगान पॉपुलेशन है बहुत वल्नरेबल है, एंड क्लाइमेट चेंज इज क्लियरली वन ऑफ देम। Right now, by one estimate, 20 out of 23 major cyclone disasters in the world in the past have occurred in the Bay of Bengal। देखिए दोस्तों, इस तरह के जो फैक्ट्स है ना, इस तरह के फैक्ट्स मैं बार बार कहता हूँ, ये देखिए इस तरह के जो फैक्ट्स हैं, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स या ये जो एक एस्टिमेट के हिसाब से मेजर साइक्लोन डिजास्टर्स हैपनिंग इन द बे ऑफ बंगाल, ये फैक्ट्स अगर हम अपने आंसर्स में कोट करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन आपको चाहे ऐसे में पूछा गया है, चाहे आपको GS3 में पूछा गया है रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज और रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज इंपैक्टिंग साउथ एशियन रीजन, तो यहाँ पे इस तरह के पॉइंट्स हमको कोट करने बहुत बहुत जरूरी हैं, तभी हमको एज मिलेगा और तभी हमारे मार्क्स बाकियों से ज्यादा आ पाएंगे, तभी करके हम अपना जो रैंक है वो भी बेटर कर पाएंगे, ठीक है। Now coastal degradation and soil salinity also the water scarcities, इस देखिए अब इंडिया में या साउथ एशिया में गरीबों की तो कमी है नहीं है, और गरीबी के चलते जब क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट करता है तो गरीब और गरीब हो जाते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है, कोस्टल डिग्रेडेशन, सॉइल सैलिनिटी, वाटर स्कैसिटीज, दे आर इंपैक्टिंग थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल अक्रॉस साउथ एशिया। सो विच इज वाई इंक्लूडिंग साउथ एशिया इन दिस होल पैराडाइम ऑफ अचीविंग नेट जीरो बाय 2070 इज वेरी वेरी इंपेरेटिव। Now, green potential in South Asia, as I said, the whole of South Asia is a developing country. All these countries are developing countries. बहुत गरीब लोग भी यहाँ पे रहते हैं, तो इसके चलते यहाँ पे opportunities भी बहुत आती हैं। Now, according to the World Bank's newly launched South Asia roadmap, climate smart investment opportunities in South Asia total $3.4 trillion। तो देखिए कितनी employment opportunities create हो सकती हैं। पर ऑन दी अदर हैंड इसके लिए हमको इतना फंड भी मोबिलाइज करना पड़ेगा, इतने रिसोर्सेज हमको मोबिलाइज करने पड़ेंगे कि लाखों करोड़ों के हम जो पैसे हैं वो अट्रैक्ट कर सकें, ना ही सिर्फ इंडिया में, ना केवल इंडिया में, बट अक्रॉस द होल साउथ एशियन रीजन। तो चाहे बांग्लादेश है, नेपाल है, देखिए डिजास्टर्स तो नेपाल में, बांग्लादेश में, भूटान में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, हर जगह आते रहते हैं। तो ये मोबिलाइजेशन करना और साथ में इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, दोनों ही चीजें बहुत इंपेरेटिव है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कुड रिप्रेजेंट अनदर close to $1,000 billion investment opportunities by 2030। प्रॉमिसिंग है, अभी सही टाइम है, 2022 आ चुका है, अभी सही टाइम है सब अपॉर्चुनिटीज को टैप करने का, ज्यादा लेट ना हो जाए, बिकॉज अगर हम ज्यादा लेट कर देंगे तो फिर हो सकता है कि दुनिया बचे ही ना, जिस तरह से अभी क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिजास्टर्स आ रहे हैं। और उसके अलावा डिस्पाइट हैविंग एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक, देयर इज नो सिंगल साउथ एशियन एंटिटी with which the banks can work in a targeted focus and more consensual financing way। So there is a need of a regional entity in the South Asian region। देखिए साउथ एशियन रीजन की बात करें तो अगर हम कोई ऐसी एंटिटी की बात करें तो सार्क है, बट सार्क हैज बिकम लाइक अ डेड ब्लॉक एट द मोमेंट बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। 2014 के बाद कोई सार्क समिट भी नहीं हुआ। तो देयर इज अ नीड ऑफ अ सिंगल एंटिटी in the South Asian region which can have a liaisoning with these multilateral banks so that the financing problems can be solved and more concessions from these banks can be generated। As we discussed that multilateral banks का जो प्रिंस वेल्स का आर्टिकल था, प्रिंस ऑफ वेल्स का, कि भी मल्टीलेटरल बैंक्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहने वाली है, ओनली वर्ल्ड बैंक या IMF के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हम टू जनरेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। Now, what's the way forward? Now, the way forward is South Asia has persistently shown lower inter-regional trade। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से कि जो साउथ एशियन रीजन में जो साउथ एशिया रीजन का जो रीजनल ट्रेड है वो 5% से भी कम है एज कम्पेयर टू एशियान, जिसका 35% से भी ज्यादा है। तो इट इज चीपर फॉर इंडिया टू ट्रेड विद ब्राजील दैन इट इज फॉर इंडिया टू ट्रेड विद पाकिस्तान। ये बात मैंने काफी रिपीटेडली बहुत बार कही भी है। Now, on certain issues where India has failed, South Asian neighbors have leaned to seek help from other international partners। तो यहाँ पे फिर चाइना आ जाता है। अब यहाँ पे अगर इंडिया ने अपने आप को दिखाना है विश्व गुरु, अगर इंडिया ने अपनी पावर का अगर यहाँ पे प्रदर्शन करना है, तो सबसे बड़ा एग्जांपल है कि जो साउथ एशियन देश है उनके सामने ही अगर इंडिया अपनी कमिटमेंट्स के ऊपर वॉक अपॉन कर सके और इंडिया जो हमारे जो नेबर्स हैं उनको भी हेल्प कर सके, उनको भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज मोबिलाइज कर सके, तो ये जो कंट्रीज हैं फिर ये चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगी। तो चाइना ये जो कार्ड खेलता है या ये जो छोटी कंट्रीज हैं ये जो चाइना का कार्ड खेलती हैं इंडिया को एक्सप्लॉइट करने के लिए या इंडिया को थोड़ा टॉर्चर करने के लिए, तो वो सब नहीं होगा। तो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू लीड द वर्ल्ड, टू लीड द डेवलपिंग वर्ल्ड एंड ऑल्सो टू शिफ्ट द शिफ्ट
एंड ऑल्सो इससे एक और अपॉर्चुनिटी आ सकती है दैट ये जो शिफ्ट इन माइंड होगा फ्रॉम दीज कंट्रीज के वो चाइना के बजाय अगर इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट रह सकें इन टर्म्स ऑफ मीटिंग ऑल दीज टारगेट्स. सो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू शो इट्स लीडरशिप कैपेबिलिटीज. So when it comes to climate change, there is a chance to turn this trend and for India to lead the way to find wholesome and holistic solutions. चलिए, so दोस्तों आज के लिए इतना ही. मिलेंगे हम अब ट्यूसडे को. सो ट्यूसडे को हम मिलेंगे. जो भी आर्टिकल्स आएंगे फ्राइडे से ट्यूसडे के बीच में, वो आर्टिकल्स हम ट्यूसडे को डिस्कस करेंगे. दोस्तों देखते रहिए स्लीपी क्लासेस में. बहुत सारे हम नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, खास करके जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने बहुत इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस करे हैं. तो आप प्लीज़ उसको मिस मत करिए, उसको देखते रहिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट भी मिलेगा. तो दोस्तों अंत में मैं आप सबको बहुत बहुत दिवाली की मुबारकबाद देना चाहता हूँ. आप सबको बहुत बहुत विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली. टेक केयर एवरीवन. वी विल सी यू ऑन ट्यूसडे. थैंक यू सो मच. जय हिंद.